नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। अगर आप वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं जिसमें जीएस का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। ये एक मास्टर वीडियो रहेगा। देख लेते हैं पहले इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। उसके बाद हम देखेंगे भारत की संपूर्ण क्रांतियाँ जो कृषि से संबंधित हैं। उनके बाद हम विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को देखेंगे और उसके बाद मौसम सूचक यंत्र देखेंगे और फसलों की किस्मों के बारे में जानेंगे। इसमें संपूर्ण फसलों की किस्में हैं और प्रमुख फसलों के उत्पत्ति स्थल कहाँ कहाँ से वो उनकी उत्पत्ति हुई है वो देखेंगे। और उसके बाद अंत में हम लोग देखेंगे मृदा का प्रकार। तो इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में सबसे पहले है शस्य विज्ञान, इसे एग्रोनॉमी कहा जाता है। इसका संबंध है फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांत और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा है मौसम विज्ञान, जिसे क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। इसमें हम पृथ्वी पर मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है कीट विज्ञान, इसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसका में हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। फिर है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी इसका संबंध है मृदा से संबंधित कारकों का अध्ययन। ठीक है। फिर है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंदर हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। आर्बोरिकल्चर, तो आर्बोरिकल्चर के अंदर हम लोग वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के अंदर फूलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की कृषि। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंदर फलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। आलरीकल्चर, इसके अंदर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो जो जमीन पर सब्जियां उगाई जाती हैं उनका अध्ययन हम लोग ऑलरीकल्चर के अंदर करते हैं। फिर है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंदर वन कृषि का अध्ययन किया जाता है कि वन में किस किस तरीके की कृषि किस प्रकार की जाती है। तो इसका अध्ययन हम लोग सिल्वीकल्चर में करते हैं। सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के अंदर हम लोग रेशम यानी सिल्क का उत्पादन के बारे में जानते हैं कि सिल्क का उत्पादन कैसे और अच्छा किया जा सकता है। मेरीकल्चर, मेरीकल्चर के अंदर समुद्री जीवों का उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑल्वीकल्चर, ऑल्वीकल्चर के अंदर ऑलिव यानी जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर के अंदर हम लोग मछली पालन को देखते हैं। विटीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। विटीकल्चर के अंदर हम लोग अंगूर की कृषि का अध्ययन करते हैं। हॉर्सिकल्चर, सवारी के लिए खच्चर एवं घोड़ों का पालन हॉर्सिकल्चर कहलाता है। साइट्रिकल्चर यानी नींबू वर्ग के फलों की कृषि, है ना। साइट्रिकल्चर के अंदर नींबू और संतरे और जो भी खट्टे फल होते हैं जो नींबू से संबंधित हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं, उनकी फसलों का अध्ययन करते हैं, साइट्रिकल्चर। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने बहुत सारी कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को देख लिया है। अब हम आगे चलेंगे क्रांतियों की तरफ। ठीक है। भारत में कृषि जन्य पदार्थों के अधिक उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। देखिए क्रांतियाँ क्यों थी? क्रांतियाँ इसलिए करी गई ताकि इन क्षेत्रों में हम ज़्यादा उत्पादन कर सकें। ठीक है। सबसे पहले आई हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध था कि हम कैसे और ज़्यादा अनाज को उत्पादन किया जा सके। खाद्य अनाज पदार्थों के अधिकतम उत्पादन के लिए ये चलाई गई क्रांति थी हरित क्रांति। दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध और दुग्धजन्य पदार्थ से के अधिक उत्पादन के लिए चलाया गया था। जैसे दूध है, दही है, मट्ठा है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा, पनीर है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। फिर है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहनों के अधिक उत्पादन के लिए चलाया गया था, है ना। इस पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहनों से है। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ या समुद्री उत्पाद के लिए चलाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को और समुद्र में जो जीव है उनका उत्पादन कैसे किया जा सके। भूरी कल्चर, भूरी कल्चर, भूरी कल्चर का संबंध है खाद और उर्वरक
के अधिक से अधिक उत्पादन के लिए इसका क्रांति लाई गई थी कि मतलब अधिक कैसे खाद उत्पाद की जाए और उर्वरकों का उत्पादन कैसे किया जाए। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण, ये 5 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी जिन्हें हम लोगों ने देखा है। अब इसके बाद हम चलेंगे अनुसंधान संस्थानों की तरफ। ठीक है, बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं इम्पॉर्टेंट, और वो कहाँ पर स्थित हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जोधपुर में स्थित है। कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, ये माटुंगा यानी बम्बई में है। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये हैसरघट्टा बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। भारतीय उद्यान अनुसंधान हैसरघट्टा में है, बेंगलुरु में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, ये रांची, झारखंड में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान, ये केरल में स्थित है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयटंबूर, तमिल में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन संस्थान, ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान शाला, ये अल्मोड़ा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, ये करनाल, हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा। केंद्रीय मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन में है। सेंट्रल रिसर्च ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये कोचीन में, दोनों ही कोचीन में है। ठीक है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम यहाँ से देख लीजिए, इनलैंड से आप इसको अलग कर पाएंगे। ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है, 24 परगना में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बरेली, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में। तो यहाँ पर हमने इतने सारे महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान को भी देख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे मौसम सूचक यंत्र, कौन कौन से यंत्र होते हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले है वायु वेग मापी, जिसे हम लोग एनीमोमीटर भी कहते हैं। इसका उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। दूसरा है वायु दिशा सूचक यंत्र, जिसे विंड क्लॉक कहते हैं। इसका उपयोग वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आर्द्रता मापी, इसे हाइड्रोमीटर भी कहा जाता है, और इसका उपयोग वायु में आर्द्रता का मापन करने के लिए किया जाता है। सेल्सियस तापमापी, जिसे सेल्सियस थर्मोमीटर भी कहते हैं। इसका यूज़ होता है अधिकतम तथा न्यूनतम ताप मापने के लिए। वायु दाब मापी, बैरोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है वायु का दाब ज्ञात करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, वायु दाब मापी। वर्षा मापी, जिसे रेन गेज कहा जाता है। रेन गेज का उपयोग होता है नियत समय में होने वाली वर्षा का मापन करने के लिए। ऑक्जेनोमीटर, पौधों की वृद्धि मापने के लिए, इंपॉर्टेंट है ऑक्जेनोमीटर, पौधों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का उपयोग करते हैं।
हाइड्रोमीटर, जल का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। बच्चे अक्सर हाइड्रोमीटर और हिप्सोमीटर का प्रयोग होता है अक्षांश मापी में, है ना। हिप्सोमीटर का प्रयोग होता है अक्षांश मापी में। टेंसियोमीटर का प्रयोग होता है मृदा के जल में के तनाव के मापन के यंत्र में, है ना। तो क्या होता है, मृदा में जल के तनाव के मापन के यंत्र में होता है ना। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में जो जल होता है उसमें जो तनाव होता है जिसे पृष्ठ तनाव बोलते हैं, उसका मापन किया जाता है किससे, टेंसियोमीटर से। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट 10 जो मौसम सूचक यंत्र हैं उनको डिस्कस किया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे फसलों की किस्मों पे। ठीक है, कि मतलब ये पूछा जाता है इस तरीके से कि बरोड़ा किस फसल की किस्म का नाम है, बरोड़ा। इस तरीके से एक ऑप्शन आपको दे देंगे और एक प्रश्न में आ जाएगा बरोड़ा किसकी फसल है। 4 ऑप्शन यहाँ से आपको दे देंगे, सरसों, आम, केला, मूंगफली। तो इस तरीके के प्रश्न यूपी SSSC में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, बरोड़ा जो है ये सरसों की एक फसल है। आम्रपाली आम की फसल का नाम है। बसराएं जो है एक केले की फसल है। काशी हंस, पूसा हिमानी ये मूली की फसल है। काशी हंस, पूसा हिमानी। कुफरी हिमालय आलू की फसल है। काशी गौरी ये लोबिया की फसल है। सिंधु एक प्रकार की आम की फसल है। कल्याण सोना गेहूं की फसल का नाम है। पूसा सुगंधा 5 ये एक प्रकार की चावल की फसल है। नीलम एक आम की फसल है। चंद्रा एक मूंगफली की फसल है। PL 406 ये एक मैसूर की फसल है। और शक्तिमान 1 ये एक मक्का की फसल है। ठीक है, इसमें से मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं, शक्तिमान पूछा जा चुका है। ठीक है, और सिंधु एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है यूपी SSSC के ही। कुफरी हिमालय पूछा जा चुका है और बरोड़ा पूछा जा चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब आगे चलेंगे। प्रमुख फसलों की उत्पत्ति स्थल। देखिए, बहुत सारी फसलें भारत में मतलब नहीं हुई और वो भारत दूसरी जगहों से भारत में आई हैं, और बहुत सी फसलें भारत से दूसरी जगह गई हैं। तो उत्पत्ति स्थल यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। गेहूं की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण पश्चिम व मध्य एशिया में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम व मध्य एशिया में सबसे पहले गेहूं की उत्पत्ति हुई थी। धान की उत्पत्ति पूर्वी भारत, इंडोनेशिया, चीन या दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई थी। ठीक है, पूर्वी भारत में। जौ की खेती हुई थी, सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी चीन में। मक्का की उत्पत्ति अमेरिका में हुई है। ये यूपी PCS में एक बार प्रश्न आया था, यूपी PCS में, कि कौन सी फसल भारत में की मतलब भारत में उत्पादित नहीं हुई थी। ठीक है, तो उसमें मक्का भी था। तो मक्का एक अमेरिका की फसल है। ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत आई है, इससे पहले मक्का भारत में नहीं था। ज्वार भारत की फसल है, भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। बाजरे की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है। अरहर की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। उड़द की उत्पत्ति भी भारत में है। मूंग की उत्पत्ति भी भारत में हुई है। चना दक्षिण पूर्वी यूरोप की उत्पत्ति है। सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई थी। मूंगफली की उत्पत्ति ब्राज़ील में हुई है। कपास दक्षिण अमेरिका और एशिया की फसल है। जूट अफ्रीका और भारत में उत्पादित हुआ। गन्ना भारत की फसल है, सबसे पहले गन्ना भारत में ही उत्पन्न हुआ। ठीक है, तंबाकू दक्षिण अमेरिका की फसल है। सूरजमुखी उत्तर अमेरिका की फसल है। और मटर भूमध्य सागरीय क्षेत्र की फसल है। तो इसमें सब आपको याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैं आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट ही लेके आया हूँ, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला और लास्ट हम लोग देखने वाले हैं मृदा के प्रकार, कि मृदा कितने प्रकार की होती है और उसमें कौन कौन सी फसल किस क्षेत्र में पाई जाती है और कौन कौन सी फसलें उसमें उगाई जाती हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं जलोढ़ मृदा की। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो दोआब का क्षेत्र है वहाँ पर होती है, और इसमें धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन और दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। फिर बात कर लेते हैं काली मृदा की। काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है, और काली मृदा की जो मुख्य फसल की बात की जाए वो कपास है। काली मृदा में कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इसमें अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं जैसे सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं, मूंगफली, केला। लाल मिट्टी संपूर्ण तमिलनाडु में, कर्नाटक में, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में तंबाकू की खेती, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं वगैरह उत्पादित होता है। लाल मिट्टी की मुख्य फसल तंबाकू है। लैटराइट मिट्टी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें चना, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, काजू की जो है खेती की जाती है। मरुस्थलीय मृदा ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पाई जाती है, जहाँ पर जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा के अंदर मोटा अनाज उत्पादित होता है जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों। ठीक है, ये इसकी मुख्य फसलें हैं मरुस्थलीय मृदा की। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय मृदा ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जैसे कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का पर्वतीय भाग जो है, इसमें ज़्यादातर सेब, नाशपाती, चाय आदि की फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने फसलों को देख लिया, मिट्टियों को देख लिया, और मिट्टियों के प्रकार, प्रमुख फसलें देख ली कौन कौन सी। ये इसका लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।